हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया एंड आज हमारा न्यू चैप्टर है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लाइड्स हमने ली हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर थ्योरी हमारा आज का चैप्टर है। बेसिकली हम काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड पर। इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर थ्योरी जो है इसे क्वीन ऑफ मैथ्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ मैथ्स, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे ऐसे लॉजिक्स कंटेन करती है जो पूरी की पूरी मैथ्स में हमारे हर जगह हमारे काम में आते हैं। सो नंबर थ्योरी को बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे। बेसिकली आपके लिए यूजी एंड पीजी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसी के साथ जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, जहाँ पर नंबर थ्योरी आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की सिलेबस में रहती है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रेंस और रिमाइंडर हमारा क्या होता है। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं बेसिकली नंबर्स के लिए। देखिए, अगर हम सिंपल सा देखें, बेसिकली मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारा, है जैसे 3 है। 3 अगर 6 को डिवाइड करता है तो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं कि 3 जो है, 3 डिवाइड्स 6। 3 अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी जो 3 है वो हमारा डिवाइजर है किसका, 6 का। ठीक है। इसी टाइप से इस फॉर्म का मतलब है कि 4 हमारा डिवाइजर है 12 का। ठीक है। इसी टाइप से 9 हमारा जो है, 9 हमारा डिवाइजर है 18 का। माफ कीजिएगा, ये हमने ये पर्टिकुलर हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है। और अगर ये डिवाइजर नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल 9 जो है ये हमारा 12 का डिवाइजर नहीं है, तो इस टाइप से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। इसका मतलब है 9 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है। इसी टाइप से 4 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 11, बट 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 8। ठीक है। 4 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 18। ठीक है। या 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 8। ठीक है। यानी कि डिवाइजर है, तो इस टाइप से ऊपर हम डिवाइजर को लिखेंगे। ठीक है। और बेसिकली अगर डिवाइजर नहीं है तो हम इस टाइप का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम डिवाइजर को लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर जिसका भी डिवाइजर है वो लिखेंगे पर्टिकुलर। ये हमारी एक जनरल सी फॉर्म है। इसके लिए हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रेंस और रिमाइंडर। ठीक है जी, चलिए। बात करते हैं कॉन्ग्रेंस क्या होता है। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्लाइड्स हमने ली है आज के लिए। चलिए, कॉन्ग्रेंस के लिए देखिए, बेसिकली अब मान लीजिए इसके लिए आपने क्या किया है, कोई भी ए नंबर है उसे डिवाइड किया है किसी एन से। ठीक है। जैसे ही आपने एन को ए से डिवाइड किया, अब मान लीजिए हमारे पास डिवाइड करने के बाद एट लास्ट एक रिमाइंडर बचा बी। ठीक है जी, बी हमारा बचा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल बचा। ठीक है। एन से जब आपने ए को डिवाइड किया, यानी कि आपने लिखना है ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल या मॉड एन। ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जब आपने एन से डिवाइड किया तो आपके पास बी जो है ये रिमाइंडर बचा। ठीक है। डिवाइड किसको किया है, ए को। ठीक है। यानी कि अगर आप बोलें कि यहाँ पर अगर हम ए में से बी ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके चलते तब ये एन हमारा इसको पर्टिकुलरली डिवाइड कर जाता। ठीक है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं दैट एन इज अ डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है, उसे अगर पर्टिकुलर नंबर में से माइनस कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करें 7 को 2 से डिवाइड करना है हमने, तो हमें पता है रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर इस रिमाइंडर को हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि 2 जो है वो हमारा ऑलवेज डिवाइजर होगा किसका, 6 का। ठीक है। पर्टिकुलर ये हमारा होता है जिसे हम कॉन्ग्रेंस कहते हैं। ठीक है। दैट ए इज कॉन्ग्रेंस टू बी, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन। ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है कि एन हमारा जो है वो ए माइनस बी का डिवाइजर है। ठीक है जी। बेसिकली इसका मीनिंग ये है दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। ये हमारी सिंपल सी कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन हो गई। इसके लिए अगर आप बेसिकली देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एन हमारा डिवाइजर होगा ए माइनस बी, दैट मीन्स ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन। तो इस फॉर्म के लिए आप चेक करेंगे। अब देखिए, एक हमारे पास फॉर्म है 12 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड 5। दैट मीन्स हमने 5 को जो है 12 को 12 माइनस 2 है, ये हमारा डिवाइजर होगा 5 से। ठीक है। इसी टाइप से अगर आप देखें 15 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 2।
दैट मीन्स अगर आप 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 उसका डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सिंबल सा है, इसे ही हम कहते हैं कॉन्ग्रेंस, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं दैट 7 इज congruent to 3 mod 2. Similarly, 3 is also congruent to 7 mod 2. इसमें देखें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 जो है ये हमारा 2 का डिवाइजर हो जाएगा। इसी टाइप से 3 माइनस 7 अगर आप करते हैं तो ये भी तो 2 से डिवाइजर होगा, बिकॉज जो है 2 इसका डिवाइजर होगा, ठीक है, यानी 2 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -4 एंड ये हो जाएगा हमारा 4। तो हम जानते हैं कि 4 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है और -4 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि अगर कोई ए हमारा कॉन्ग्रेंट है बी मॉड एन, ठीक है, देयरफॉर बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड एन, ठीक है जी। सो ये हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी रहती है कि कोई ए जो है वो बी के साथ कॉन्ग्रेंट है मोड एन करें तो बेसिकली यहाँ पर जो है बी के साथ भी करें तो भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है जी। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल लाइक 18 इज कॉन्ग्रेंट टू 18 मॉड 8, यानी कि आपने 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमारा 18 ही बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आपके पास कौन कौन सी फॉर्म्स बन सकती हैं, एक तो आपका रिमाइंडर 10 हो सकता है, ठीक है, सॉरी सबसे पहले तो आपका रिमाइंडर जो है 2 हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। या फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने 1 से किया, 1 से किया होता तो यहाँ पर 8 होता और रिमाइंडर हमारा 10 हो जाता। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, सिंपली ये कर दिया, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली रिमाइंडर हो, जैसे 18 इज कॉन्ग्रेंट टू 18 mod 8 ये भी हो सकता है, 18 इज कॉन्ग्रेंट टू 10 mod 8 ये भी हो सकता है, एंड 18 इज कॉन्ग्रेंट टू mod 8 ये भी हो सकता है। यानी कि आप तीनों की फॉर्म्स बना के देखें, तीनों की फॉर्म्स बनाए 18 माइनस 18 ये भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप देखते हैं 18 माइनस 10 यानी कि 8 ये भी 8 से डिविजिबल होगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखें 18 माइनस 2 करें 16 ये भी 8 का डिवाइजर होगा। दैट मीन्स ये सारी फॉर्म्स ही करेक्ट है, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स ही करेक्ट है। अब इन सभी में से एक इसका एग्जैक्ट रिमाइंडर है, ठीक है। सो हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रेंस तो काफी सारे एलिमेंट्स के 18 जो है वो 18 के साथ भी कॉन्ग्रेंट हो सकता है, 10 के साथ भी कॉन्ग्रेंट हो सकता है, 2 के साथ भी कॉन्ग्रेंट हो सकता है, ठीक है। बट इन तीनों कॉन्ग्रेंट्स में से काफी सारे अनलिमिटेड कॉन्ग्रेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा होगा जिसका एग्जैक्टली रिमाइंडर होगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रेंस एज रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंस वो वाला ले जो उसका एग्जैक्ट रिमाइंडर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 12 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 5 ये भी पॉसिबल है, ठीक है जी। इसी टाइप से अगर हम बात करें लाइक हमने 12 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, सो 5 2 जा 10, सो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर आएगा 2। बट व्हाट इफ अगर हम 5 को 1 से करते तो ये हमारा 5 आ जाता एंड रिमाइंडर हमारा 7 बचता, ठीक है। बट ये तो एग्जैक्टली रिमाइंडर नहीं है, बट वी कैन से दैट 12 इज कॉन्ग्रेंट टू 7 mod 5 बिकॉज इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा दैट 12 minus 2 is divisible by 5 and 12 minus 7 is also divisible by 5। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट इसका ये जो कॉन्ग्रेंस है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, एग्जैक्ट रिमाइंडर है 2 हमारा, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्ग्रेंस एज रिमाइंडर देखें तो एग्जैक्टली वही वाला लेना है जो उसका एग्जैक्ट रिमाइंडर होता है। लाइक अगर हम 17 की बात करें 70 इज कॉन्ग्रेंट टू 5 mod 6, तो ये करेक्ट हो जाएगा जब 6 से डिवाइड करेंगे आप, तो बेसिकली आपका रिमाइंडर 5 ही आएगा, ठीक है। इसी टाइप से 24 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 mod 7, यानी कि जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सो एग्जैक्ट रिमाइंडर कितने हैं, कॉन्ग्रेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंस एज रिमाइंडर एक पर्टिकुलर हमारा कुछ होगा, ठीक है जी। दैट मीन्स हमारे पास अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। बेसिक सा हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है ये हमने देखा, चलिए
सो हमारा सो हमारे अब तक दो कॉन्सेप्ट्स बने हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ए हमारा कॉन्ग्रेंट है बी मॉड एन, दैट मीन्स एन हमारा डिवाइजर होता है ए माइनस बी का। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने देखा दैट ए इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू इट्स रिमाइंडर मॉड एन, ठीक है, यानी कि आर अगर इसका रिमाइंडर है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर के साथ अभी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है जी। ये चीज हमें क्लियर है, यानी कि जैसे 15 जो है 15 हमारा कॉन्ग्रेंट टू 7 है, 15 is congruent to 3 mod n mod 4, also 15 is congruent to 11 mod 4, बट इनमें से r हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है, कॉन्ग्रेंस एज रिमाइंडर, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट भी हमने देखा कि r के साथ भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। बट बेसिकली अगर हम देखें जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिवाइजर। लाइक आप किसी भी एलिमेंट को 7 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, सो आपका रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। एग्जैक्टली 7 भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली 0 ही होता है। लेकिन अगर आप देखें तो 8 आपका कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। बट कॉन्ग्रेंस के केस में देखें तो कॉन्ग्रेंस जो है वो उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा ही छोटा होगा। 8 आपका रिमाइंडर आ गया, दैट मीन्स आपने जो है डिवीजन जब उसका जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, लाइक हमने बात की, हमने 15 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, एंड मान लीजिए हमने इसको 2 टाइम्स किया तो यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर हमने लिखा 7, दैट मीन्स 4 से बड़ा है 7, दैट मीन्स ये इसका एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं है, यानी कि आपको 3 टाइम्स इसको करना चाहिए था। सो यहाँ पर इसका 3 आता, अब 3 लेस देन 4 है, दैट मीन्स ये इसका एग्जैक्ट रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से क्या होता है, लेस या इक्वल होता है, ठीक है। चलिए सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा, दैट द रिमाइंडर obtained by dividing 1 factorial plus 2 factorial plus on up to 100 factorial by 12 is। अब इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में या मैथमेटिकल रीजनिंग में, यानी कि जहां पर आप कुछ कई बार ऐसे एग्जाम्स देते हैं जहां पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो वहां पर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इनका पर्टिकुलर मेथड होता है, हम वहां पर उसको जाकर के सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है, बहुत टाइम टेकिंग बनता है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर इस मेथड से हम अगर इसको करते हैं, लाइक अगर हमने देखा इसका आंसर हम देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, 1 फैक्टोरियल जो है हम लिख लेते हैं पहले, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, सो अब तो ये हमारा जा रहा है 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है। सो बेसिकली 1 फैक्टोरियल आपका 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल आपका 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 4 फैक्टोरियल में देखें 4 इंटू 3 आपका जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 5 फैक्टोरियल में देखें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो अप टू 100 फैक्टोरियल तक हमारा जाएगा। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन तीनों को अगर हम छोड़ दें, बाकी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका 12 बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारा 12 बन जाएगा, यहाँ भी हमारा 12 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा 12 इंटू 2 हो गया, ये हमारा 12 इंटू समथिंग हो जाएगा, और 100 फैक्टोरियल में भी कहीं ना कहीं 12 हमारा रहेगा, 99 फैक्टोरियल में भी, यानी इसके आगे के फैक्टर्स में सभी में 12 हमारा जनरेट हो जाएगा। सो 12 से अगर आप इन सभी को डिवाइड करेंगे तो 12 से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। सो यहाँ से हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। और ये कितना है, 9 है, 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि बाकी सब में रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा 9 रिमाइंडर रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है जी। सो इस टाइप से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइक हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, दैट 12 प्लस 25 प्लस 7 इज कॉन्करेंट टू डैश मोड 6। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी टाइप से मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि आपने फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 सोन अप टू आप जा रहे हैं फैक्टोरियल 78 तक,
ठीक है। सो इसमें आपने बताना है रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है व्हेन डिवाइड्स बाय, इट इज डिवाइडेड बाय 10, जब 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमें बताना है। ठीक है, तो दो हमारे और क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं कैसे हम इनको करेंगे। चलिए, सो इनका आंसर हम कुछ इस टाइप से करेंगे। जब भी आपके पास, हमें यहाँ पर बेसिकली कॉन्ग्रेंट्स फाइंड आउट करना है कि क्या हमारा रिमाइंडर बचेगा जब हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं। सो पर्टिकुलर 6 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हर एक एलिमेंट को आप 6 से डिवाइड करते हैं। जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। जब इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। इसी टाइप से 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, तो टोटल रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। सो इट इज आवर आंसर। ठीक है जी। इसी टाइप से यहाँ पर करें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इसी टाइप से फैक्टोरियल 78 तक हमें जाना है। सो इसे हमें डिवाइड करना है 10 से। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस फैक्टोरियल 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर कहीं फैक्टोरियल 4 होगा, प्लस फैक्टोरियल 5 होगा, तो फैक्टोरियल 4 आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। इसी टाइप से फैक्टोरियल 5 में आप देखते हैं तो फैक्टोरियल 5 में कहीं ना कहीं 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 10 बन जाएगा, 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, यानी कि ये तो 10 का मल्टीपल हो गया। इसी टाइप से आगे के सारे स्टेप्स में 5 एंड 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो बेसिकली सारे के सारे 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली वहां पर हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बेसिकली आप देखें, पहले या तो सभी का एडिशन कर लें या फिर अल्टरनेटिवली सभी में देख लें। सभी का एडिशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33, और 33 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। सो इट इज आवर आंसर। सो ये सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे हम कॉन्ग्रेंस से इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हम आगे करते हैं जी कॉन्ग्रेंस की कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर उन पर बेस्ड काफी सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। सो प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इफ ए इज congruent to B mod n। ठीक है, therefore इसका मीनिंग क्या है, that n is a divisor of a minus b। a minus b का डिवाइजर है कौन, n। ठीक है, सो इसके अंदर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर हमारा a जो है, a is congruent to b mod n, then फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर आप दोनों तरफ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा सिंपली कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को मल्टीप्लाई करना है, b को करना है, लेकिन n को नहीं करना। ठीक है, सो n हमारा एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, अंदर इनसाइड हमारा मॉड n ही रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है सिंपली कि अगर n हमारा जो है, n हमारा डिवाइजर है a माइनस बी का, दैट मीन्स n जो है a एंड b के किसी लीनियर कॉम्बिनेशन या इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक अगर हमने n को a माइनस बी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी हमारा ये डिवाइजर रहेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखी कि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ a और b को मल्टीप्लाई करना है, n को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। इसी टाइप से अगर इसकी पावर्स लेते हैं तो पावर्स लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की पावर k कर दें, b की पावर k कर दें, लेकिन n हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये भी हमारा ट्रू रहेगा। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी दैट अगर आप दोनों तरफ कुछ एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, a प्लस माइनस n इज कॉन्ग्रेंट टू b। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a में आप ऐड करें। ठीक है, इट इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड n। ठीक है, या फिर आप दूसरी साइड करें, लाइक a इज कॉन्ग्रेंट टू b प्लस माइनस n मॉड n। ठीक है, यानी कि n से ही आप किसी भी साइड अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, और इससे हमने ये भी देखा था कि b भी हमारा a के साथ कॉन्ग्रेंस शो करता है। ठीक है, अंडर मॉड n। ठीक है, सो बेसिकली ये हमने देखा कि किस टाइप से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। The remainder when raised to power 50 is divided by 7 is, यानी कि जब 2 raised to power 50 इसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए, दैट मीन्स इट इज कॉन्ग्रेंट टू अ नंबर, और ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा रिमाइंडर है मॉड 7। ठीक है, जब इसे 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है,
सो सिंपली आप देखिए, अगर हम बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं दैट 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 7, ठीक है, ये हमें पता है। यानी कि 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पावर्स करते जाते हैं, लाइक 2 की स्क्वायर हमने किया, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, mod 7। और अगर आप 2 की क्यूब करते हैं, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा 8 है, 8 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब बस इसी केस को हमें यूज करना है, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 यानी 2 के क्यूब का अगर हम देखें तो 2 क्यूब इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7, ठीक है। बेसिकली अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाले हैं, दैट इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी mod n, देन ए की पावर्स आप कुछ भी कर दें, देन इट इज कॉन्ग्रेंट टू बी की पावर के mod n, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर यूज करें, हमें जाने 2 की पावर 50 तक। अब 50 तक तो हम जा नहीं सकते, 2 क्यूब को 2 क्यूब की कितनी पावर्स ऐसी लें कि ये ऑलमोस्ट 50 के आसपास हो जाए, तो हम यहाँ पर इसकी 16 पावर्स लेते हैं, तो ये हमारा 2 रेज टू पावर 48 तक चला जाएगा। सो यहाँ पर जो है इसकी पावर्स ले लेते हैं, ठीक है। सो पावर्स ली हमने 2 क्यूब, इसकी पावर ली हमने 16 एंड 1 की भी पावर हो जाएगी 16 एंड ये हमारा हो जाएगा mod 7। यहाँ पर 1 बनाना जरूरी है, 1 बनाने के बाद हमारा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 mod 7। तो हमारा 2 रेज टू पावर 48 का तो आंसर आ गया भाई, 2 रेज टू पावर 40 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7। यहाँ पर 1 बनाने का मतलब क्या था कि कितने भी आप पावर्स करते हैं, कितने भी आप पावर्स करें तो यहाँ पर आपका 1 ही मिलेगा, या फिर यहाँ पर -1 हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली हमें जो भी हमें कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा गिवन है उसे कुछ उस फॉर्मेट में लेकर के आना है कि कॉन्ग्रेंस में हमारे पास 1 बने या फिर -1 बने, ठीक है। सो हम बेसिकली ये पावर्स वाली प्रॉपर्टी को ऐड करें तो कितनी भी पावर्स करें तो बेसिकली हमारे पास 1 की कितने भी पावर्स करें तो 1 ही बने, ठीक है। या फिर -1 को करें तो या तो 1 बनेगा या फिर -1 बनेगा, जब इवन पावर्स होंगी और जब ऑड पावर्स होंगी। ऐसा क्वेश्चन भी हम करेंगे जहाँ पर -1 बने, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 2 रेज टू पावर 48 तो हमें पता लग गया कि 2 रेज टू पावर 48 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक यानी कि 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। बट अभी तो हमें जाना है आगे, 2 रेज टू पावर 50 बनाना है, और हम देख चुके हैं अभी कि k इंटू ए भी हमारा कॉन्करेंट होता है k इंटू बी mod n के। ये अगर है तो इसको किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी सेम रहेगा, यानी कि आप 2 स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज कॉन्करेंट टू 1 को भी आपको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज mod 7, यानी 2 स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया 2 रेज टू पावर 50 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 mod 7। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा एंड दिस इज आवर आंसर। तो कितना इजीली हमने 2 रेज टू पावर 50 के लिए 7 से उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ हमने 2 प्रॉपर्टीज इसकी यूज की हैं। एक तो प्रॉपर्टी थी हमारी कि जब भी हम पावर्स करते हैं, ठीक है, कि जब भी हम पावर करते हैं तो सेम रहता है, दोनों साइड आप पावर कर दें, और जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी mod n में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सो ये हमने अभी क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके लिए पेन का कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से, दैट आपने 6, देखिए 6 की पावर 50 है, 6 रेज टू पावर 50, इसको आपने डिवाइड किया 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा वो आपने बताना है, ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा बताना है। अब देखिए 6 इज कॉन्ग्रेंट टू नंबर mod 7। अब देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख पाते हैं कि जब भी आप 7 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्योंकि 6 7 से छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n, तो आप क्या कर सकते हैं, a में प्लस माइनस n कर सकते हैं, इट इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n, या फिर आप a कॉन्ग्रेंट टू b में प्लस माइनस n कर सकते हैं mod n के तहत,
ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, 6 इज कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पर हमने 6 में से 7 माइनस कर दिया, और 7 n था, n हमने माइनस कर दिया तो सेम रहेगा। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स 6 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 और 7। बना के देख लेते हैं कि क्या ये सही बनता है। 7 हमारा जो है डिवाइजर होना चाहिए किसका, 6 माइनस -1 का। ठीक है, सो 7 इज डिवाइजर ऑफ 7, एग्जैक्टली, ये तो क्लियर है। ठीक है, यानी कि आप 6 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो या तो आपका शेषफल 6 रहेगा, या फिर आपका शेषफल यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो हमारा -1 हो सकता है। -1 इन द सेंस कि अगर आप -1 इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक ऐड 1 आप में इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका जो है ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये माइनस में भी जा सकता है ना। ठीक है, सो ये चीज हमने की यहाँ पर। अब देखिए, अब हमारे पास रिजल्ट क्या बना, 6 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 7। सो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, बेसिक सी प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद अब हमें 6 की पावर 50 में जाना है। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n। अगर ऐसा होता है तो a की पावर k करेंगे तो b की पावर भी k हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो mod n। ठीक है, सो 6 की पावर हमारे पास है 50, तो हम 6 की पावर 50 कर देंगे एंड -1 की पावर भी 50 कर देंगे, दिस इज mod 7। जस्ट 2 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन हो जाता है दैट 6 रेज़ टू पावर 50 इज कॉन्ग्रेंट टू +1 mod 7, यानी कि रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। ठीक है, दिस इज आवर रिमाइंडर। सो हमारा क्वेश्चन कितना इजीली हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें ये दिया होता कि 6 रेज़ टू पावर 48 को 7 से डिवाइड किया जाए, देन हमारा रिमाइंडर क्या होगा। या फिर मान लीजिए ये गिवन होता दैट 6 रेज़ टू पावर 49 है। ठीक है, 49 है मान लीजिए, अब क्या होगा, तो आप जान सकते हैं कि 6 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 7। अब इसकी पावर्स कर देंगे, 49 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 रेज़ टू पावर 49 mod 7। अब यहाँ पर हमारा ऑड पावर्स हैं तो हमारा -1 आएगा। ठीक है, सो इट इज कॉन्ग्रेंट टू 6 रेज़ टू पावर 49। सो हमारा यहाँ पर सिंपली रिमाइंडर जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, सो रिमाइंडर हमारा सिंपली -1 आ गया। सो इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज को यूज करके और काफी सारे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रेंस। अब प्रॉपर्टीज एंड थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रेंस यानी कि जो हमारी कॉन्ग्रेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक साथ हम कंक्लूड कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रेंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं दैट a is congruent to b mod n, that means n is a divisor of a minus b। ठीक है, if this is given। ठीक है, देखिए कितने ब्यूटीफुल से स्लाइड्स है, साइड में कैंडीज है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उठा करके खा लें। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि पढ़ने में तभी मजा आता है जब हमारी स्लाइड्स इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, सो चलिए, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरीज ऑफ कॉन्ग्रेंस। सो इसके लिए बेसिकली हमने एक तो लिया है हमारा a इज, यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो हमने लिया a इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n, और एक हमने लिया है C इज कॉन्ग्रेंट टू D mod n। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हमें गिवन है। सो इन कंडीशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, n इज अ डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा n इज अ डिवाइजर ऑफ c माइनस d। ठीक है, सो इसके लिए देन यानी कि n हमारा डिवाइजर हो जाएगा अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी गिवन है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस गिवन है, दैट मींस n इज अ डिवाइजर ऑफ a माइनस बी एंड n इज आल्सो डिवाइजर ऑफ c माइनस d। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी, हम कर सकते हैं a की पावर k है। ठीक है, ये हमारा अगर हम दोनों तरफ पावर्स कर देंगे तो सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसके साथ करें, ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा, c रेज़ टू पावर k इज कॉन्ग्रेंट टू d रेज़ टू पावर k mod n, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सो ये भी हमारा बिल्कुल इसको सेट बैठेगा। ठीक है, के सी इज कॉन्ग्रेंट टू के डी mod n, और ये हमारी प्रॉपर्टीज अभी अभी हम देख कर भी आए थे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप मान लीजिए कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ भी एडिशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप a प्लस माइनस m करें, इट इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n। अब दोनों में एक साथ भी कर सकते हैं, a प्लस माइनस m इज कॉन्ग्रेंट टू b प्लस माइनस m, सॉरी यहाँ पर ये m ही है। ठीक है, अगर जो सेम नंबर है हमारा वही हमें करना पड़ेगा, mod m। ठीक है, n है तो हमारा n लेंगे, यहाँ पर सेम उसी नंबर से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, सो एक तरफ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप जो है
इसी टाइप से मान लीजिए हमने जो है कुछ इस टाइप से लिया, लाइक ए इज कॉन्ग्रेंट टू, देखिए अभी हमने लेफ्ट साइड ए में ऐड किया है तो आप बी में भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एन मॉड एन, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक आपने ए को एम से मल्टीप्लाई किया एंड बी को भी आपने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई भी हमारा कांस्टेंट है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया मॉड एन ऐसा लेकर के, तो इस केस में आपके साथ क्या होगा, ये तो सिंपली आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सी में से इस सी को लेकर के करते हैं, या फिर बेसिकली ना ये प्रॉपर्टी हमने वहां तो एज इट इज यूज कर ली थी, लेकिन इसके लिए एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक हमारा क्या रहता है कि अगर आपने इस कांस्टेंट को यानी कि इस पर्टिकुलर एम से डिवाइड किया है, दैट मीन्स ये बेसिकली क्या होता है, ये अगर आपने ए एम और बी एम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स हमारा ए जो है ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन अगर है, तो इसको आप कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपने ए को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, बी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, एंड मोड के लिए एन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एन के साथ एम और एन का जीसीडी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि एचसीएफ आपको इनका लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज क्लियर है। अभी जो हमने के किया था यहाँ पर, बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी की थी ये भी इसी से बना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि के और एन का जीसीडी हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है, यहाँ पर के और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। प्रीवियस जो हमारी प्रॉपर्टी है वहां भी हम जो है इससे पहले जो हम देख करके आए हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स के और एन का जीसीडी आपका क्या होना चाहिए, जीसीडी आपका 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, देन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एन अपॉन जीसीडी ऑफ के को एन था, एंड ये हमारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके पास ए इज कॉन्करेंट टू बी मॉड एन है, अगर आप किसी कॉन्स्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी अदर कांस्टेंट से, तो ये हमारा मॉड एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन कोमा एम होता है, और ये हमारा इक्वल्स टू 1 है अगर, तो बेसिकली हमारा सिंपली हो जाएगा, ठीक है, सिंपली हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में एक खास बात ध्यान रखने की जरूरत है हमारे पास कि बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये होता है, लॉजिक हमारा ये होता है, ठीक है। सो ये चीज चेक की। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि अगर आपके पास इन दोनों को मिक्सअप करते हैं, ठीक है, दोनों को मिक्सअप करें, लाइक ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन एंड सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी मॉड एन। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, लाइक ए प्लस सी और बी प्लस डी किया, ठीक है, रिमाइंडर्स को ऐड कर दें, यानी कॉन्ग्रेंस जिनके साथ है उनको ऐड कर दें, ठीक है। सो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। सो ये भी हमारा हो जाएगा, ये हमारी 7th प्रॉपर्टी हो गई। 8th प्रॉपर्टी आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी डी मॉड एन, ठीक है। लेकिन किसी अदर कांस्टेंट से आप डिवाइड करें, लाइक ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू बी एम, तो आपको यहाँ पर मोड एन अपॉन एन और एम का जीसीडी लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपका एन कोमा एम का जीसीडी 1 होता है, ठीक है, जीसीडी इन द सेंस जो एचसीएफ आप बोलते हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ जो हमारा होता है, ये एचसीएफ अगर इन दोनों का 1 है, दैट मीन्स आपका सिंपली किसी भी कांस्टेंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा सेम ही हो जाएगा। अभी तक मैंने ये लॉजिक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे और वहाँ ऑलरेडी उसका एचसीएफ 1 ही था, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया था। बट फिलहाल आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी हमारी जो हमने देख ली है। बेसिकली मेन प्रॉपर्टी तो हमारी है 1 2, एक तो हमारी स्टार 1 प्रॉपर्टी है, एक हमारी स्टार 2 प्रॉपर्टी है, और एक हमारी स्टार 3 प्रॉपर्टी। ये मेन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये चीज हमने देख ली है। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है that 21 is congruent to 14 mod 7, ठीक है। ट्वेंटी वन इज ओके। सो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं, इज 3 इज कॉन्ग्रेंट टू मोड 1, ठीक है। सो क्या आप इसको बेसिकली इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इफ 21 इज कॉन्ग्रेंट देन क्या ये हमारा एक रिजल्ट हो सकता है इसका,
ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस में हमारे पास 2-3 रिजल्ट्स होंगे, उनमें से चेक करना होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या इसका ये रिजल्ट हो सकता है क्या। सबसे पहले तो हम देखिए रिजल्ट बनाने के लिए हमें n को b और 3 और 2 बनाने के लिए बेसिकली क्लियरली दिख रहा है, इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ भी और इन साइड भी हम 7/7 और 7 के GCD से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो नाउ जिस भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिस भी कांस्टेंट से आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो उससे आपको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी उसका जो HCF है वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज कॉन्ग्रेंट टू 2। ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। और 7 और 7 का GCD तो 7 ही आता है, तो 7/7 ये हो जाएगा mod 1। ठीक है, सो ये हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा इसका। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के लिए क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं ना, पहली बात तो हम ये करें कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, इट इज अ डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, या फिर इटसेल्फ यानी सिर्फ खुद p से वो डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर p को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स या तो वो क्या हो सकता है, या तो वो खुद p हो सकता है, या फिर वो नंबर हमारा इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि p जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर p से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो ये चीज हमने देखी कि फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम क्या कहता है कि p इज डिविजिबल बाय a ओनली इफ p is divisible by a only if a is equals to p और a is equals to 1। ठीक है जी, चलिए सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि if अगर p हमारा किसी नंबर को डिवाइड करता है, p हमारा डिवाइजर है a एंड b का, a इंटू b का, दैट मीन्स या तो p जो है a को डिवाइड करता है या फिर p जो है b को डिवाइड करता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 7 इंटू 9, दैट मीन्स या तो वो 7 का डिवाइजर है या फिर वो 9 का डिवाइजर है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक 2 इंटू लाइक 8 इज डिवाइजर ऑफ 2। ठीक है, लाइक ये इसका भी डिवाइजर है, इसका भी डिवाइजर है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनके कॉम्बिनेशन से मिले, यानी कुछ फैक्टर इसमें से निकले कुछ फैक्टर इसमें से निकले, उनका मल्टीप्लीकेशन हो वो इसके इक्वल हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता प्राइम के केस में। ठीक है, सो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो एक प्राइम नंबर है तो या तो सिर्फ वो a को डिवाइड करेगा या फिर वो b को डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए सो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू b स्क्वायर mod p, देन सो यहाँ पर आपने देखना है इसके लिए कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा। फर्स्ट रिजल्ट हमारा p अपॉन b। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट हमारा p अपॉन a प्लस p और p अपॉन नहीं सॉरी p इज डिवाइजर ऑफ a प्लस b, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इन सभी के लिए चेक करना है कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। इस रिजल्ट से हम बनाते हैं, इस रिजल्ट का मीनिंग ये है कि जब आप p से डिवाइड करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये p से डिविजिबल होगा। और किसी भी दो का मल्टीप्लीकेशन, अब आप इसे ये भी लिख सकते हैं p इज डिवाइजर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी एंड a माइनस बी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइडेड होता है, दैट मीन्स प्राइम नंबर या तो a प्लस बी का डिवाइजर है या फिर प्राइम नंबर a माइनस बी का डिवाइजर है। ठीक है, सो ये हमने चेक कर लिया, ऐसा हमारा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो रिजल्ट हमारा हो जाएगा ये। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक हमारा नॉट ए सिंपल सा, दैट इफ a इज कॉन्ग्रेंट टू b mod m एंड a, m का GCD ये हमारा 1 है, देन अगर ऐसा है और a, m का GCD 1 है, ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि a हमारा कॉन्ग्रेंट है b के, इसका मतलब है कि a की काफी सारी प्रॉपर्टीज b के सिमिलर है, यानी कि a की प्रॉपर्टीज b के सिमिलर है। अगर a और m का GCD 1 है तो यहाँ से एक रिजल्ट हम बना सकते हैं दैट b एंड m का GCD भी 1 होगा। ठीक है, इसका GCD भी 1 होगा। ठीक है, इफ a, m इनका GCD 1 है, देन
बी कोमा एम का जीसीडी भी 1 होगा इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी। ठीक है, चलिए। यानी कि ए और बी जो है ये हमारी सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज एलसीएम और जीसीडी। जीसीडी यानी कि एचसीएफ। ठीक है, ये हमारी दो सिंपल से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि हमारी छोटी क्लासेस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के हम थोड़ा सा उनको कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही अच्छे से अरेंज करके सीखेंगे, ताकि जहाँ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें जरूरत पड़े तो हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। कॉन्ग्रेंस के कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं एलसीएम जो होता है। बेसिकली देखिए, जो एलसीएम हमारा होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन सॉरी एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, और लीस्ट कॉमन एलसीएम की फुल फॉर्म आप चेक कर लें। सॉरी, मेरे माइंड से स्किप हो गई एक्चुअली। चलिए, इसे हम जो है कैपिटल जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं यहां से चेक करेंगे। सॉरी, जो हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है, और एचसीएफ को जो है हम ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। यस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस ये एम से स्किप हो गया था एक्चुअली। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जीसीडी हम इसको बोलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो देखो आपको बेसिकली आता ही आता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक नंबर ए एंड किसी भी नंबर बी, ठीक है, इन दोनों के लिए अगर आप इनका एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम हमारा हो जाएगा ए कोमा बी क्लोज ब्रैकेट में, और अगर आप इनका एचसीएफ देखना चाहते हैं तो ये हम इसे लिखते हैं ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट में। यानी कि इस टाइप से ओपन ब्रैकेट में होगा तो आपको ऑलरेडी समझ जाना है कि ये उसका जीसीडी लिया है, और अगर ये क्लोज ब्रैकेट में है दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमने उसका एलसीएम लिया है। ठीक है, इट इज अ नोटेशन ऑफ एलसीएम एंड इट इज अ नोटेशन ऑफ एचसीएफ। ठीक है, सो नाउ हम जानते हैं कि अगर दो नंबर्स का इन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, ठीक है, कि कोई भी दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो हम यूज भी करने वाले हैं आगे। ठीक है, और बेसिकली हम देख लेते हैं लाइक 15 और 18 के लिए अगर हम निकालना चाहें जीसीडी, या मान लीजिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए देखिए 15 एंड 18 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम के लिए हम इसको प्रॉपर्ली अच्छे से डिवाइड करते हैं, दोनों को एक साथ लेकर के फैक्टर्स बना देंगे। बेसिकली हमारा हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो ये 5 3, और 3 से किया तो ये हमारा 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 5 होगा, 5 से करेंगे और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बेसिकली इसका एचसीएफ हमारा आ जाएगा, सॉरी इसका एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम हमारा इसका आ जाएगा 90। एंड एचसीएफ अगर हम इसका देखना चाहें तो एचसीएफ के लिए हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा। 15 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, एंड 18 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कॉमन सबसे बड़ा और कॉमन, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या इन दोनों में कॉमन आ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 कॉमन है, तो यही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेट एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। ठीक है जी, और अगर हम देखें दोनों के 18 एंड 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 90 इंटू 3 यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा एलसीएम और जीसीडी का इंट्रो था। अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की तरफ। एक एक करके हम एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इफ जीसीडी हम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीसीडी की बात करें पहले एचसीएफ।
यानी कि ओपन ब्रैकेट में करना है। मान लीजिए ए और बी का जीसीडी हमारा डी आ गया, ठीक है, तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ये निकलेगा कि डी जो है ना उसे आप बेसिक सा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए और बी के, ठीक है, यानी कि डी जो है ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3,5 इसका जीसीडी हमारा 1 है, ठीक है, तो हम 3 एंड 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन से 1 को बना सकते हैं। 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5। जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, एंड जो हमारा 5 है 5 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है, सो ये हमारा जाएगा 6 - 5 = 1। यानी कि आप अगर हमारा ए और बी का जीसीडी डी है तो आप डी को ए और बी के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जो हमने साइड में लगा लिया। चलिए अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर जाते हैं और सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ देखिए अगर हमारा सी नंबर किसी ए का डिवाइजर है एंड सी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ बी, अगर सी ए का भी डिवाइजर है सी बी का भी डिवाइजर है, देन तो सी जो है ये हमारा ए एंड बी के जीसीडी का भी डिवाइजर होगा, ठीक है, ए एंड बी के जीसीडी का भी ये डिवाइजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 अगर हमारा 9 का डिवाइजर है, 3 हमारा 15 का डिवाइजर भी है, ठीक है। सो बेसिकली 3 जो है ये हमारा 9 एंड 15 का जो जीसीडी होगा उसका भी डिवाइजर होगा। अब 9 एंड 15 का जीसीडी आपका 3 आएगा तो 3 आपका 3 का भी डिवाइजर है, ठीक है। सो ये क्लियर है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है कि इफ सी इज अ डिवाइजर ऑफ ए, सी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ बी, देन सी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ जीसीडी ऑफ ए, बी, ठीक है जी। चलिए सेकंड इसी टाइप की प्रॉपर्टी, दैट इफ ए इज डिवाइजर ऑफ सी, अगर ए हमारा किसी नंबर सी का डिवाइजर है एंड बी इज डिवाइजर ऑफ सी, देन जीसीडी ऑफ ए, बी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ सी, ठीक है। यानी कि सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल लाइक 3 अगर हमारा 18 का डिवाइजर है एंड 6 भी हमारा अगर 18 का डिवाइजर है, देन 3 एंड 6 का जो जीसीडी होगा वो भी हमारा 18 का डिवाइजर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ले लें लाइक 9 एंड 6 का जो डिवाइजर है, ठीक है, 9 भी 18 का डिवाइजर है, 6 भी 18 का डिवाइजर है, तो 9 एंड 6 का जो जीसीडी होगा वो भी हमारा 18 का डिवाइजर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9 एंड 6 का जो जीसीडी हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 3 भी हमारा 18 का डिवाइजर होगा, ठीक है जी। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इफ ए इज अ डिवाइजर ऑफ सी, बी इज अ डिवाइजर ऑफ सी, देन जीसीडी ऑफ ए, बी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ सी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक 2 हमारे पास नंबर है, देखिए ए, बी का जीसीडी हम लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कोई नंबर है लाइक एम ए एंड एम बी, ठीक है, यानी कि 2, 3 ये हमारा इसका जीसीडी लेट्स सी, मान लीजिए इसका जीसीडी कुछ है लाइक के इसका जीसीडी है, ठीक है। सो अगर आप इसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर्स को, लाइक m इंटू 2 किया एंड m इंटू 3 किया, ठीक है, तो इनका जीसीडी भी जो है वो उस पर्टिकुलर m से डिवाइड हो जाता है। यानी कि ma और mb का जीसीडी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो a एंड b के नॉर्मली जीसीडी को आप उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर m शुड बी ग्रेटर देन 0, m हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 30 एंड 18 इसका जीसीडी निकालना है, दैट मीन्स आप क्या करें, इसको पहले लिख लें। 30 हमारा क्या है, इट इज 2 इंटू 15 एंड इट इज 2 इंटू 9, और यहाँ पर हमने देखा है, या फिर आप इसको और टुकड़ों में बांट सकते हैं, लाइक 6 को बाहर निकालें, ठीक है, 6 को बाहर निकाला तो अंदर हमारा रहा, यानी कि 6, आप बेसिकली इसको ये लिख सकते हैं दैट इट इज अ जीसीडी ऑफ 6 इंटू 5, 6 इंटू 3, ठीक है। यानी कि 5 एंड 3 का जीसीडी देख लें, 5 एंड 3 का जीसीडी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 6 हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली हो गया 6, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2 आपका बाहर आ गया सिंपली, और जीसीडी ऑफ 15, 9, तो ये हमारा 3 है, 3 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, सेम हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ जीसीडी ऑफ ए, बी इज डी, ठीक है, यानी ए और बी में सिर्फ और सिर्फ डी ही हमारा कॉमन है, और अगर आपने डी से ही इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ए और बी में हमारा डी ही ऐसा था जो हाईएस्टली इन दोनों में कॉमन था, और अगर आपने ए में भी डी को डिवाइड कर दिया
एंड बी में भी डी को डिवाइड कर दिया। अब तो इन दोनों में कुछ कॉमन रहा ही नहीं, कॉमन नहीं रहा है, तो इनका जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर हमारा जीसीडी 1 आता है, ये चीज हमने देख लिया। यानी कि लाइक 15 एंड 18 की आप बात कर रहे हैं, 15 एंड 18 का जीसीडी हमारा 3 आया था। अब आपने क्या किया, 3 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 15/3 कर दिया एंड 18/3 कर दिया, ठीक है। सो ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन रहा ही नहीं तो इनका जीसीडी 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर आप ले रहे हैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का जीसीडी, ठीक है, तो ये आपका सिंपली ए एंड बी के जीसीडी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, लाइक आपने लिया 2 एंड 4, ठीक है। सो 2 एंड 4 का जीसीडी आप क्लियरली देख पाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और अगर आप इनके स्क्वायर्स का जीसीडी लेते हैं, लाइक 2 की स्क्वायर यानी कि 4 एंड 4 स्क्वायर यानी 16 का जीसीडी अगर आप देखेंगे तो वो आपका 4 हो जाएगा, यानी 4 बेसिकली 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 से इसकी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपने देख लिया है। ये बेसिक सी हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं जिन्हें हम बेसिक एग्जाम्पल, मतलब जो हमारा नंबर थ्योरी है उसे हम क्वीन ऑफ मैथ्स कहते हैं। यानी कि अगर क्वीन हमारी हो गई ना, दैट मीन्स पूरा गेम ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक 6 प्रॉपर्टी हमारी। वैसे ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा नहीं है कि हम रट्टा हमारे अंडरस्टूड है, ये एक बार समझने के बाद हम इनको कहीं भी यूज करना चाहें तो ऑटोमेटिकली हम इनको यूज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इफ A is a divisor of B and C and A and B का जो GCD है ये अगर मान लीजिए हमारा 1 है, दैट मीन्स आप क्लियरली देख पाएंगे कि लेट्स सपोज कि A जो है ये हमारा B इंटू C का डिवाइजर है, ठीक है। यानी कि या तो A B का डिवाइजर है या फिर A जो है वो C का डिवाइजर है। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी, या तो A हमारा B का डिवाइजर है और या फिर A हमारा C का डिवाइजर है। ये तो बेसिकली प्राइम नंबर्स के लिए था, ठीक है, ये तो बेसिकली प्राइम नंबर्स के लिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर A B और C के मल्टीपल का जो है डिवाइजर है और A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, A एंड B में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A B को तो डिवाइड नहीं कर सकता, दैट मीन्स अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का है और B को डिवाइड नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये C को डिवाइड करेगा। यानी कि यहाँ से क्लियरली देख पाएंगे कि A इज अ डिवाइजर ऑफ C। एक्चुअली A इज अ डिवाइजर ऑफ C, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइजर ऑफ B इंटू C, ठीक है। A B का डिवाइजर तो है नहीं, A C का डिवाइजर है, इसलिए B तो फ्री में है साथ में, एक्चुअल में ये C का डिवाइजर है, इसीलिए ये BC को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 is a divisor of 57 just because of 3 is divisor of 3 because it is 19 into 3, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे 3 एंड 19 का जीसीडी तो 1 है, दैट मीन्स 3 हमारा सिर्फ और सिर्फ इसका डिवाइजर था, ये तो बेचारा साइड में ऐसे ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if a comma m and b comma m is equal to 1, सॉरी a comma m का जीसीडी एंड b comma m का जीसीडी 1 है, यानी कि ना तो a और m में कुछ कॉमन है ना ही b और m में कुछ कॉमन है, तो a एंड b के मल्टीप्लीकेशन में और m में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जब a और a के साथ m में, a का m में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, b का भी m में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का भी तो ऐसा क्या ही बन जाएगा जो m में कॉमन होगा, ठीक है, m के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा इनका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8th प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इफ a कोमा b का जीसीडी आपका 1 है, देयरफॉर a प्लस b एंड a माइनस b जो है, ठीक है, इनका जो जीसीडी होगा ये आपका या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी आप ऐसे नंबर्स ले लें, लाइक आपने लिया 5 एंड 9 का जीसीडी आपका 1 होगा, तो आप क्या करें, एक तो 5 प्लस 9 कर लें, एक आप 5 माइनस 9 कर लें, ठीक है, यानी कि एक तो 14 कर लें, एक -4 कर लें, ठीक है। सो इन दोनों का कॉमन आपको क्लियरली पता है कि 2 आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल है, लाइक 5 एंड 6 हमने लिया, इनके लिए अगर आप 5 प्लस 6 करते हैं, बेसिकली इनका जीसीडी 1 है, 5 प्लस 6 के साथ देखते हैं एंड 5 माइनस 6 के साथ देखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 11, तो इनका जीसीडी हमारा 1 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई दो नंबर्स का जीसीडी 1 है, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जीसीडी देखते हैं, तो वो या तो हमारा 2 आएगा या फिर हमारा 1 आएगा। इसी के साथ है ना कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारी बहुत अच्छी सी, वो हम देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ देख लेते हैं कि अगर a कोमा b का जीसीडी हमारा 1 है, ठीक है, a कोमा b का जीसीडी 1 है और आप देखना चाहते हैं
आपने देखा a प्लस बी का जीसीडी किसके साथ, a माइनस बी के जीसीडी के साथ, तो ये हमारा क्लियरली या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर आप 2a प्लस बी के और यहाँ पर a प्लस 2b इन दोनों का जीसीडी देखना चाहते हैं तो ये हमारा या तो 1 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा। डायरेक्टली रिजल्ट है हमारे, इनको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप a प्लस बी एंड a इंटू बी का जीसीडी देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप चेक करना चाहते हैं a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो भाई ये भी हमारा 1 आएगा। 4 एमसीक्यूज है हमारे, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि अगर आपका ए और बी का जीसीडी 1 है तो a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी या तो 1 होगा या 2 हो सकता है। अगर आपका a और b का जीसीडी 1 है तो आपका 2a प्लस बी और a प्लस 2b का जीसीडी या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। a प्लस बी और ab का जीसीडी 1 होगा। a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जीसीडी भी आपका 1 होने वाला है, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ पर हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट इफ a कोमा b इसका जीसीडी 1 है, ठीक है, जीसीडी 1 है यानी कि HCF आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं ना तो ये डायरेक्टली a इंटू बी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमारा HCF एंड एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ये अगर हमारा 1 है दैट मीन्स एलसीएम डायरेक्टली हमारे दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हमने बहुत ही अच्छे से देख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। जैसे प्रॉपर्टीज हमने एचसीएफ की देखी वैसे ही प्रॉपर्टीज हम एलसीएम की देखेंगे, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि एलसीएम के लिए हम जो है क्लोज ब्रैकेट यानी जो हमारा बड़ा ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके लिए देखिए इफ ए हमारा m का डिवाइजर है, b हमारा m का डिवाइजर है, देन एलसीएम ऑफ a, b इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमने वहां भी देखी थी कि अगर a m का डिवाइजर है b भी m का डिवाइजर है तो a, b का जीसीडी भी m का डिवाइजर होगा। सिमिलरली यहाँ पर इसका एलसीएम भी m का डिवाइजर होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर एक रिवर्स केस भी था कि m अगर इसका है, m अगर b का है तो m जो है वो a, b का भी होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच नहीं खाती है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच खाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के लिए एलसीएम m को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर m हमारा ग्रेटर देन 0 है देन m इंटू ए एंड m इंटू बी इसका जो एलसीएम आएगा ये हमारा सिमिलरली m इंटू ए कोमा बी का हो जाएगा, ठीक है। यही हमने वहां पर देखा था कि एम ए एंड एम बी इनका जीसीडी जो है m इंटू ए कोमा बी के जीसीडी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम इनका इसके एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर m ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। थर्ड केस, इफ अगर a एंड b का जीसीडी आपका 1 है, ठीक है, सो इसका एलसीएम जो हो जाएगा a कोमा बी का ये आपका क्लियरली दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। ये तो अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस, अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव n एंड n प्लस 1 इनका अगर आप एलसीएम देखना चाहते हैं, कोई भी दो नंबर्स का आप एलसीएम देखना चाहते हैं, सो ये एलसीएम हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगा, ठीक है, यानी कि n स्क्वायर प्लस n यही हमारा इनका एलसीएम हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं n प्लस 1 इनका जीसीडी हमेशा 1 होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जीसीडी हमेशा 1 होता है और जीसीडी 1 है दैट मीन्स उनका एलसीएम जो है वो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ए एंड बी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सिंपली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि एक हमारा जो ब्यूटीफुल सा रिजल्ट बनता है ये आप नोट कर लें दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू दैट नंबर ए एंड बी इनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो इसका रिजल्ट करके हम बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी इसकी प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं। लाइक इफ ए एंड बी आर को प्राइम होने का मतलब है कि ए एंड बी का जीसीडी हमारा 1 है, देन उनका एलसीएम हमारा ए इंटू बी के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। और ए इंटू बी के इक्वल ही हमारा इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने देख ली है। एक हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट
जो हमारा जीसीडी होता है, जीसीडी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एंड जीसीडी यानी कि जो एचसीएफ होता है ये हमारा हमेशा ही छोटा होता है। ठीक है, सो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप कभी भी इसको लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ हमेशा ही आपका बराबर हो सकता है लेकिन छोटा होगा कौन, एचसीएफ। ठीक है जी, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क, और इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की क्लास को एंड करेंगे इसके बाद हम। ठीक है जी, चलिए ए कोमा बी का जीसीडी हमारा 2 है, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का जीसीडी क्या होगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन इफ ए कोमा बी का जीसीडी 1 है, ए कोमा सी का जीसीडी भी 1 है, देन ए कोमा बी इंटू सी इसका जीसीडी क्या हो जाएगा। नेक्स्टली आपको बताना है क्वेश्चन इफ दिस एंड दिस, ये तो चलिए कर ही लेते हैं। मान लीजिए इनका जीसीडी डी है। ठीक है, सो हमने देखा था कि डी को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 525n। ठीक है, सो आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये बाय ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शंस में देखिए, मान लीजिए 11 है, 13, 15 एंड नन ऑफ दिस। तो ये लगा करके आप बताएं कौन सी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, डायरेक्टली आपको बाय ऑप्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका that if C is a divisor of A and C is divisor of B, then तो कौन सी चीज इनमें से सही है। तो पहला है हमारा C is divisor of GCD of A, B, C is a divisor of LCM of A, B, C ऑप्शन है A and B both, एंड D ऑप्शन है none of these। तो ये क्वेश्चन आपका अलग से, बस ये 4 क्वेश्चन है आपके होमवर्क है। इन चारों क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है जी, चलिए सो इसके बाद जो है हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी स्लाइड्स के माध्यम से जो है हमने अब तक का टॉपिक किया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी स्लाइड्स है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट स्लाइड हमारी नंबर थ्योरी हमने स्टार्ट की। नंबर थ्योरी को क्वीन ऑफ मैथ्स कहते हैं। इसके बाद हमने जो है कॉन्ग्रेंस रिमाइंडर के बारे में इसका इंट्रो लिया, और उसके बाद हमने जो है कॉन्ग्रेंस को बहुत ही अच्छे से समझा। देन आफ्टर हमने जो है इसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखी, एंड उसके बाद कॉन्ग्रेंस एज रिमाइंडर हमने देखा। उसके बाद इस पर बेस्ड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने बनाए, एंड देन आफ्टर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी, काफ़ी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज, उन पर भी बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए। एक एक स्लाइड जो हमारी टाइम ले रही है काफ़ी, बिकॉज हर एक पर ट्रांजिशन हमने लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमने जो है और प्रॉपर्टीज देखी कुछ, एंड उसके बाद जो है उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। बहुत ही अच्छी लग रही हैं स्लाइड्स, बहुत ही लुभावनी लग रही हैं, जैसा हम बचपन में अक्सर अपनी नोटबुक्स को डेकोरेट किया करते थे, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ यानी जीसीडी के कॉन्सेप्ट को समझा, एंड उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी जीसीडी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार प्रॉपर्टीज। वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हमने इनको एडजस्ट किया है। और इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम हमने देखी, एंड एलसीएम की प्रॉपर्टीज देखने के बाद हमने सिंपल सा यहाँ पर रिलेशन देखा एचसीएफ और एलसीएम में, और उसके बाद ये क्वेश्चंस हमने होमवर्क फॉर्मेट में आपको दिया है। ठीक है, और जस्ट आफ्टर दिस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, विच इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स वगैरह वगैरह करेंगे। सो बेसिकली सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर थ्योरी आपका फर्स्ट टॉपिक ही रहता है, बिड़ते ही हर सिलेबस में मेंशन होता है। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको करने वाले हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत हमारी चल रही है, सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।